गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आए हैं। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जब हम कहते हैं फील्ड तो इसका मीन क्या होता है? फील्ड एक स्पेस होता है किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड या किसी बॉडी के अराउंड जो कि उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लगाने में कैपेबल बनाती है या दूसरे चार्ज के द्वारा दूसरे पार्टिकल के द्वारा किसी भी तरह की फोर्स को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती है। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है एक वो फील्ड होता है जो एक बॉडी के अराउंड दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो चार्जेस के बीच में लगता है। हम अपनी स्टडी के दौरान जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा उसे सोर्स चार्ज बोलेंगे, वहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा उसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल में स्पेस अराउंड अ चार्ज और एनी बॉडी। नाउ हम सपोज करते हैं दैट वी हैव अ चार्ज Q। हमारे पास एक चार्ज Q है। जो एक Q चार्ज है इसके अराउंड में एक फील्ड है, इट्स अ फील्ड। तो और दूसरा चार्ज हमारे पास है जो इस चार्ज के कुछ दूरी पर रखा है, दैट इज Q चार्ज। नाउ हमारी स्टडी के दौरान ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हम इस चार्ज को कहेंगे सोर्स चार्ज। एंड दैट चार्ज एक्सपीरियंसिंग द इफेक्ट और इसे हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, बिकॉज इसके फील्ड के जो फोर्स है या उसकी फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है इस चार्ज के द्वारा। इट माइट बी अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये अट्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है और रिपल्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। फील्ड हम बात करें, जैसे फील्ड और बड़ा हो सकता है, जैसे ये हमारा चार्ज फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो इस तरीके से ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ऑन द बेसिस टाइप ऑफ चार्ज, अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास रिपल्सिव फोर्स दिखेगा, वहीं इन दोनों में से कोई एक चार्ज नेगेटिव है तो हमें अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा फोर्स। अगर हमारा सोर्स चार्ज जो है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करता है, if our source charge experience no electric field, what does indicate? जो हमारा चार्ज है वो हमारे सोर्स चार्ज के फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, इट इज आउट ऑफ द फील्ड, मीन टू से उसके एरिया से बाहर है। ये इसका एरिया है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये इस चार्ज का एरिया है। इस एरिया में इसकी चलती है। हम कह सकते हैं कि इस एरिया में रहने वाले हर इंसान को या किसी भी चार्ज को उसका इन्फ्लुएंस
फील करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो उसके इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया तो उसे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके इन्फ्लुएंस में, उसके एरिया में नहीं है। नाउ जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास में स्टूडेंट, अगर एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और उसमें अगर स्टूडेंट बैठा हुआ है तो वो टीचर के इन्फ्लुएंस में आएगा। चाहे बच्चे को समझ में आए तो अट्रैक्टिव होगा, समझ में नहीं आया तो रिपल्सिव होगा, लेकिन उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर वो चार्ज क्लास से बाहर चला जाए या बच्चा क्लास से बाहर चला जाए तो उसे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर टीचर की आवाज नहीं पहुंच रही है। तो इसी तरीके से हमारी सोर्स चार्ज का ये भी एक फील्ड होता है जो कि अदर चार्ज के ऊपर लगता है अगर वो उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो इस फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन स्पेस अराउंड द चार्ज दैट मेक इट कैपेबल ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस होता है चार्ज का जो कि उसे कैपेबल बनाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगाने के लिए। तो हम इसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड is the space around the charge that make it capable of applying electrostatic force of attraction or repulsion। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम जब बात कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है पर यूनिट ऑफ चार्ज, एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस पॉइंट में आने के लिए, उसकी वैल्यू क्या है। हमने बोल तो दिया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कितना है, एक चार्ज पर कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, हम ये कैसे पता करेंगे? यूनिट चार्ज या पॉइंट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, हम ये कैसे पता करेंगे? तो उसे कहते हैं हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, क्योंकि हर एक चार्ज की, हर एक सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस या वेरिएशन देखने को हमें मिलेगा। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट ऑफ चार्ज, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है पर यूनिट ऑफ चार्ज, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। हम जैसे कह सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट ऑफ चार्ज। और इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड वाई ई, और वेक्टर मीन टू से इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ,
क्या मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज? मीन टू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू बी हैव E equals to force experience per unit of charge. As force is vector, electric field is also going to be vector quantity. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मुलेशन हम इस तरीके से देते हैं। ये हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, कितना स्ट्रेंथ है सोर्स चार्ज का उस पॉइंट के ऊपर। अगर हमारा चार्ज ए पोजीशन पर है, बी पोजीशन पर है, सी पोजीशन पर है, अगर हमें पता है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की फोर्स कितनी है, या चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, या चार्ज पार्टिकल यहाँ पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मीटू से स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीटू से ये कितनी पावर से, कितनी ताकत से उसे अट्रैक्ट कर सकता है, या कितनी पावर से उसे रिपेल कर सकता है। यस, मतलब क्लास में आगे बैठने वाले बच्चे ज़्यादा अटेंटिव होते हैं और क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आती है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर है तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ पर है तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हम इसे नोट करते हैं, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है। एंड वन मोर थिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और फोर्स होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। मीन टू से इफ वी हैव दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड Q इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा चार्ज जो है एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, ये Q पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इधर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही एक्सपीरियंस करेगा। और अगर हमारा सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों रिपल्सिव होंगे। इट इज इन केस ऑफ रिपल्सिव, दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर हमारा टेस्ट चार्ज, हम कंडीशन बदलें, पॉजिटिव, हमारा टेस्ट सोर्स चार्ज Q पॉजिटिव है, वहीं हमारा ये चार्ज हमारा नेगेटिव हो जाता है, हमारे फोर्स की डायरेक्शन अट्रैक्शन में आ जाएगी और वो अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स वेक्टर है और जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है उसी डायरेक्शन में हमारा सोर्स चार्ज की वैल्यू भी आएगी, दैट इज Q, टेस्ट चार्ज। हम बात कर रहे हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है, क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके पास नहीं होती? क्या ये फील्ड नहीं लगाता? क्या केवल सोर्स चार्ज ही फील्ड प्रोड्यूस करता होगा? क्या हमारे टेस्ट चार्ज का फील्ड नहीं होता? आंसर इज होता है। हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है उसका भी एक फील्ड होता है, लेकिन एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज की कंपेरिजन में इट हैज अ वेरी वीक फील्ड। उसका जो फील्ड होता है बहुत कमजोर होता है। इट हैज अ वेरी स्मॉल फील्ड, उसके पास जो फील्ड होता है बहुत कम होता है। इसी वजह से वो उसके फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर इसके पास थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो हमारी कैलकुलेशन को मैटर कर सकता है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी कैलकुलेशन के ऊपर, जिसके कारण हम एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड और सोर्स चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे सोर्स चार्ज का है, टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंटर करने में निकल जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए इन मोस्ट ऑफ द केस हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है उसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लिजिबल है, लिमिट टेंड्स टू 0।
इसीलिए हम उस पर लिमिट लगा देते हैं, और हम जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू 0, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टेस्ट चार्ज के पास वो ना के बराबर है। सो फोर्स एफ आर में टू से हम आर अपॉन क्यू, हमने यहाँ पे आर लिखा तो हम ये दिखा रहे हैं फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस रेडियस में टू से डिस्टेंस के बेसिस पर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जज करते हैं। अगर डिस्टेंस कम होगा, the distance is going to be less in between them, अगर डिस्टेंस कम है और अगर एक चार्ज यहाँ पर है और डिस्टेंस ही है, ये R1 ये R2, तो ऑब्वियसली बात है ये दूर है, तो इसके पास जो फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वीक होगा, और वहीं यहाँ पे जो चार्ज है वो जो फील्ड एक्सपीरियंस करेगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। सो ER represent electric field and force are the function of radius. तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ जो हमारा सोर्स चार्ज है वो सिंगल हो सकता है, यहाँ पर सिंगल सोर्स चार्ज भी हो सकता है हमारा, और ग्रुप ऑफ चार्ज भी हो सकता है। हम सिंगल भी ले सकते हैं, उसे ऐसा ग्रुप भी ले सकते हैं, हमारा सोर्स चार्ज ऐसा ग्रुप भी हो सकता है, कंटिन्यूस मैनर में भी लिया जा सकता है और डिस्क्रीट मैनर में भी लिया जा सकता है। हम इंटीग्रेशन कंटिन्यूसली करते हैं, डिस्क्रीट जो है उसके लिए सिग्मा का यूज करते हैं। तो अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे सिंगल है, ग्रुप चार्ज है, कंटिन्यूस है या फिर डिस्क्रीट है, ये सारी बेसिस पर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हम चार्ज की मिनिमम वैल्यू लेना चाहते हैं, हम जो टेस्ट चार्ज है उसकी चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू रहे, लेकिन हम डिस्क्रीट कंडीशन में चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू रहती है इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहती है। इससे कम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये सबसे कम वैल्यू है, और कंटिन्यूस चार्ज केस में हम इसे आमतौर पर Q टेंस टू 0 के बराबर मानते हैं, मीटर 0 के ही बराबर मानते हैं। एक्चुअल में 0 नहीं है, क्योंकि हमें पता है चार्ज कैन नॉट बी 0, चार्ज कैन नॉट बी 0, चार्ज 0 नहीं हो सकता, चार्ज की कुछ न कुछ वैल्यू होगी, लेकिन अपने कैलकुलेशन को सिंपल और इजी बनाने के लिए हमने उसे 0 के बराबर माना। नाउ वन मोर थिंग, अगर हमारा जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है और हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी हमें सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की विल बी लेस देन मीन टू से, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो हमें मेजर हो रही है और इसकी वैल्यू ई नॉट है, तो ये मेजर्ड है, ये मेजर्ड है और ये एक्चुअल है, तो ई एम जो है हमेशा लेस होगी एक्चुअल वैल्यू से, तो क्योंकि रिपेल करेगा। तो जब हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है तो मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो कम रहती है एक्चुअल वैल्यू से, बिकॉज इट इज रिपल्सिव और ये रिपेल करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें रिपल्शन देखने को मिलेगा लेस देन ई एम लेस देन ई एक्चुअल वैल्यू से वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी वेक्टर क्वांटिटी। हम फोर्स
कि अगर डायरेक्शन बदल देते हैं तो उसकी बहुत सी वैल्यू में चेंज आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन मैटर्स। डायरेक्शन की वजह से उसकी वैल्यू में चेंज आता है। नाउ अगर तो टेस्ट चार्ज हमारा नेगेटिव है तो EM जो मेजर्ड वैल्यू होगी इज गोइंग टू बी मोर देन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल, हाँ कह सकते हैं मेजर्ड वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू। जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन होगा और ये इसके पास आएगा। तो ऐसी कंडीशन में मेजर्ड वैल्यू ज्यादा होगी। और इन सभी कंडीशन के अंदर हम जो कह रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज हमारा Q टेंड्स टू 0, जो हमारा चार्ज है क्योंकि तरफ टेंस कर रहा है उसकी लिमिट Q टेंड्स टू 0 है। नाउ वी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के द्वारा किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q और एक चार्ज है हमारे पास टेस्ट चार्ज, दैट इज Q। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है कुछ, उस इस पॉइंट को हमने बोला जो है R के बराबर डिस्टेंस है, एंड इस पॉइंट को हमने बोला O, इसको बोला A, एंड दैट चार्ज एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिर इसी डायरेक्शन में होगा, they both have same direction. Now according to Coulomb's law, दो चार्ज जब सेपरेट होते हैं विद अ डिस्टेंस r, तो उनमें जो फोर्स होती है हमने पढ़ रखा है कि फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस इन बिटवीन देम। जब हम इसे कंबाइन कर देते हैं तो इसे लिख सकते हैं Q अपॉन R स्क्वायर, और यहां से प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू में पता है, C की वैल्यू अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू हम पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू हमारे पास आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट बिकम इक्वल्स टू Q अपॉन का R स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। नाउ अभी हमने 2 मिनट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था। व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज। फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो ये हम यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे फोर्स का फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला
ये है। तो हम फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू हमें मिलती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/q 1/4π q 2/r²। नाउ हमें देख सकते हैं q से q कैंसिल होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू ई की वैल्यू जो हमारे पास बनती है 1/4π F0 Q r² की बराबर वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की मिलती है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के एक और फॉर्मूला निकल के आया। तो दो फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये और दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया। अगर कोई दो चार्ज डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होगा और वो फोर्स इसके बराबर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स पर चार्ज होता है। जब हमने 1/q की यह वैल्यू पुट किया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू ऑब्टेन हुई है। तो इसमें एक और बात हम देखते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसे वेक्टर फॉर्मुलेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे तो देखते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसीलिए 1/4π F0 Q r²। और यहां हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर कैप, आर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई से हम कर देंगे। और हमने पढ़ रखा है कि आर कैप जो होता है बराबर होता है आर फुल वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर के बराबर होता है। तो हम आर कैप की जगह ये वैल्यू भी पुट करें और तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4π F0 Q r², आर फुल वेक्टर आर वेक्टर, ये वैल्यू निकल के आती है। नाउ वन स्मॉल थिंग जो हमें देखना है, इसमें हम r² को ऐसे लिख सकते हैं, आर मॉडुलस का होल स्क्वायर। हम आर वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मॉडुलस और वेक्टर दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो r² ही मिलेगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4π F0 Q, इसे हम लिख देंगे आर वेक्टर का होल स्क्वायर एंड आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस। अब देखिए ये आर वेक्टर का मॉडुलस है और ये आर वेक्टर है, तो दोनों को हम मिला सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4π F0 Q आर वेक्टर का Q एंड आर वेक्टर, ये वैल्यू हमारे पास बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हम चार्ज को 3D स्पेस में मान के चलें, लेट अस सपोज ये हमारा 3D स्पेस है, दैट इज x बाई इंचेड, ये x बाई इंचेड। हमारे पास ये पॉइंट यहाँ से यहाँ है, दैट इज q चार्ज, और यहाँ से यहाँ एक चार्ज है, दैट इज q। ये हमारी वैल्यू है r0 की और ये वैल्यू है r1 की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों की डिस्टेंस है, दैट इज r वेक्टर है वेक्टर है वेक्टर r0 के बराबर।
और ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये हमारा टेस्ट चार्ज है, और इसे फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है इधर की साइड। इस सोर्स चार्ज के द्वारा हमारा टेस्ट चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इधर की साइड, और जब फोर्स है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स की वैल्यू। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फोर्स वी हैव। तो दो चार्ज हैं, फोर्स जो होती है बराबर होगी 1/4πε0 क्यू क्यू। और यहाँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है ना, अगर ये पॉइंट ए और बी है तो हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर का मॉडुलस का क्यू एंड ए बी वेक्टर के बराबर। जो हमारा ए बी है, वी हैव द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर 10। तो जहां जहां ए बी है वहां आर वन वेक्टर का हम यूज कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्मुलेशन यहाँ भी वेक्टर साइन होना चाहिए। तो फोर्स हमारी बन जाती है 1/4πε0 क्यू क्यू एंड आर आई रो वेक्टर का क्यू एंड आर वेक्टर आई 0 के बराबर हमारी फोर्स बनती है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसकी वैल्यू जो होगी फोर्स पर इंटू चार्ज के बराबर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फोर्स पर इंटू चार्ज के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/q ब्रैकेट 1/4πε0 क्यू क्यू आर आई नॉट वेक्टर का होल क्यू आर आई वेक्टर, ये वैल्यू बनेगी। और इसे हम क्यू से क्यू को कैंसिल कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास आता है 1/4πε0 क्यू आर आई नॉट वेक्टर का होल क्यू आर आई वन वेक्टर के बराबर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलता है इन वेक्टर फॉर्मुलेशन में। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है चार्ज की। जैसा हम जानते हैं हमारा आर आई नॉट वेक्टर जो होता है बराबर रहता है आर नॉट माइनस आर वन वेक्टर वेक्टर के बराबर रहता है। आर वन इसके बराबर रहता है हमारा, तो हाँ वन है यहाँ इसके बराबर रहता है। तो जब हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का नया फॉर्मेशन निकल के आता है, दैट इज 1/4πε0 क्यू आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब, और आर नॉट की वैल्यू ये है तो आर नॉट आर वन वेक्टर वेक्टर। दैट्स अ फॉर्मुलेशन for electric field we are going to be have. Note down. Now electric field due to group of charge. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ये कुछ सिंपल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज जो फोर्स लगाते हैं। जैसा हमने पढ़ा था कि अगर
एक चार्ज पार्टिकल है जो स्पेस में है और उस पर लगने वाली फोर्स जो है नंबर ऑफ चार्ज के द्वारा लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके पास टोटल फोर्स होगी वो वेक्टर से होगी, ऑल द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, दैट इज एफ वेक्टर एन तक जितनी फोर्स है उन सबके वेक्टर सम के बराबर हमें फोर्स की वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो जो फोर्स हुई हमारे पास वो हो जाएगी 1/4π/ε समेशन i = 1 to n, और हमारा एक जो चार्ज एक्सपेंस कर रहा है उसे हम मान लेते हैं क्यू नॉट के बराबर, ये हम निकाल चुके हैं, एंड क्यू आई नॉट एंड आर आई नॉट वेक्टर का होल क्यूब और आर वेक्टर का, हाँ, एंड आर फुल वेक्टर के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। इट्स जस्ट सिंपल, बस एक चार्ज की फोर्स, एक चार्ज करने वाली फोर्स इतनी है, नंबर ऑफ चार्ज के लिए हमने समेशन कर दिया, और समेशन हमने सिग्मा का यूज किया, तो जैसे हम इस कंडीशन में डिस्क्रीट चार्ज ले रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट मीटर से सेपरेट पॉइंट वाइज हम एक एक चार्ज को गिनती में ले रही हैं और कंटिन्यूस में ऐसा खोल लेते हैं बाय टेकिंग द लिमिट्स। हाँ, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है फोर्स की। वही तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम फोर्स वेक्टर अपॉन क्यू नॉट करेंगे, तो हमें मिलेगा 1/Q0 4πε0 समेशन i = 1 to n qi r वेक्टर i नॉट का होल क्यूब r वेक्टर के बराबर, और q से हमारा q कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आएगा 1/4πε0 समेशन i = 1 to n qi r i नॉट वेक्टर का होल क्यूब r वेक्टर के बराबर, इन दिस मैनर। और जब समेशन को हटा करके इसे और इलॉबरेट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4πε0 Q1 r10 वेक्टर का होल क्यूब r वेक्टर 10 प्लस 1/4πε0 Q2 r2 नॉट वेक्टर का होल क्यूब r वेक्टर 20 प्लस दैट प्लस Qn 1/4πε0 Qn एंड r n नॉट वेक्टर का होल क्यूब r n नॉट वेक्टर। और जब हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू, En की वैल्यू इस तरीके से, तो E वेक्टर की वैल्यू हमारे पास बन जाती है E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर E3 वेक्टर डैश En वेक्टर के फॉर्म में हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज अ वैल्यू ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू बी हैव। ये हमारे पास वैल्यू बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सिंपल कह सकते हैं, जब ग्रुप ऑफ चार्ज जो डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ चार्ज की ऐसे लगता है, तो ऐसी कंडीशन में इंडिविजुअल चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो कंट्रीब्यूट करता है टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज बॉडी ऑफ टेकिंग एज टोटल एज ग्रुप। नाउ हमने पढ़ रखा है, फर्स्ट नोट डाउन,